उद्घाटन का जो कार्यक्रम है, ये प्रशासन का कार्यक्रम नहीं है। यह जम्मू रीजन के हस्तशिल्पियों की उत्कृष्ट कारीगरी और परंपरा का उत्सव है, जिसे आज हम सब लोग मिलकर के मना रहे हैं। अगर पिछले कई हजार सालों की कोई परंपरा आज भी कायम है समाज में और उसी प्यार और उसी जतन से चली आ रही है, तो वो हस्तशिल्प है, हथकरघा है, और यही परंपराएं अभी भी चल रही हैं। अमेरिका के एक छोटे से शहर कनेक्टिकट और उसमें एक छोटी जगह है मिस्टिक। वहाँ के साप्ताहिक शनिवार के बाजार में यदि आप जाएंगे तो कम से कम 5 चीजें जरूर आपको दिखाई पड़ेंगी। एक, ये जेवर रखने की बांस से बनी हुई डिबिया, दूसरी जरी, तीसरी शॉल और अगरबत्ती। ये ऐसी चीजें हैं जो एहसास दिलाती हैं कि इतनी लंबी दूरी होने के बावजूद भी हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति 7,500 माइल दूरी तय करने के बाद भी जिंदा है और हम अपनी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। पिछले 16 अगस्त को एक योजना हम सब ने शुरू की कारखानदार के नाम से। उसके पीछे का जो बड़ा मकसद था, उसमें मुख्य बात जो समझ में आई हम सबको कि एक समृद्ध विरासत जो जम्मू कश्मीर की रही है, यहाँ के दस्तकारों की, बुनकरों की या इस कला से जुड़े हुए लोगों की, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है, बाजार की मांग के अनुरूप उन्हें कैसे तैयार किया जा सकता है, और ये बीच में जो गैप है इसे भरने के लिए प्रशासन क्या कर सकता है, इसको लेकर के योजना बनाई गई थी और योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू हुआ है। 10 साल पहले इस भवन का निर्माण शुरू हुआ था, आज ये पूरा हो गया है। ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं जो 15-20 साल पहले शुरू हुई थी, उन्हें पूरा करने का अवसर अब हम लोगों को मिल रहा है। पिछले साल जब मैं सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट देख रहा था, तो उसके कुछ आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं, मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए। ये 2013-14 के बीच सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों माने यूटी का एक आंकड़ा निकाला था उन्होंने, जिसे मार्च 2016 में उन्होंने प्रकाशित किया था। अभी 7वें सेंसस पर काम चल रहा है, वो रिपोर्ट आने वाले दिनों में हम सबके सामने आएगी। इतनी समृद्ध विरासत होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर जो टॉप 10 स्टेट्स थे या यूटी थे, उनमें शामिल नहीं था। और अगर मैं कुछ और आगे तथ्य आपको बताऊं तो 2013-14 के बीच जम्मू कश्मीर में 54,437 हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम की कॉटेज इंडस्ट्री में से महज 704 संस्थानों को किसी न किसी प्रकार से आर्थिक सहायता मिलती थी। बाकी जो 5,566 संस्थान थे, ये साहूकारों से पैसा ब्याज पर कर्ज में लेते थे। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात मैं करूं तो महज 95 100 नहीं, उससे 5 कम लोगों को ही किसी प्रकार से आर्थिक सहायता प्रशासन प्रदान कर पा रहा था। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, इस कॉटेज इंडस्ट्री में ज्यादातर आज भी हम लोगों ने मुआयना किया है तो सामान्य रूप से घर परिवार के लोग ही ज्यादा काम करते हैं और 54,437 आज जो संस्थान हैं, इसमें बाहर से काम करने वालों की संख्या बहुत कम है। ज्यादातर आसपास और परिवार के लोग ही ज्यादा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने इसके प्रमोशन के लिए जम्मू कश्मीर में पैसा नहीं भेजा, जरूर भेजा, लेकिन सेंसस की रिपोर्ट देखने के बाद एक बात समझ में आती है कि वो पैसा हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के प्रमोशन के लिए और उनके इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए खर्च नहीं हो सका। और यही वजह थी कि 12,000 से ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट ऐसे थे जो साल में 2 से 4 महीने ही चलते थे। इसलिए जो स्कीम बनाई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने, कारखानदार, उसमें यह तय किया है कि सभी लोगों को ट्रेनिंग के दौरान ही 2,000 रुपए का मानदेय भी दिया जाएगा और 25,000 रुपए
कच्चा माल खरीदने के लिए भी तुरंत प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाएगा। ट्रेनिंग के पश्चात जो भी भाई जो भी बहन इस सेक्टर में अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, मैं उनको इस सभागार में उपस्थित लोगों से कहना चाहता हूं कि उन्हें पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, वो व्यवस्था जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। जीआई टैग वाले हैंडीक्राफ्ट की ब्रांडिंग को प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रक्रिया पूरी करके प्रमोट करने की कोशिश की जा रही। मेरे पूर्व के दो वक्ताओं, इंडस्ट्री डायरेक्टर इंडस्ट्री ने और अनीता ने अभी आपको विस्तार से बताया, ताकि ई कॉमर्स के जरिए यहाँ के जो कारीगर हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुहैया कराई जा सके। जल्द ही बसोहली पेंटिंग हो, बसोहली की पश्मीना हो, किश्तवाड़ की लोई हो या चिकनी वुड क्राफ्ट हो, उसको भी जीआई टैग मिले, इसका प्रयास हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने शुरू किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसके भी नतीजे दिखाई पड़ेंगे। मित्रों, हमारी जो कला है उसके संरक्षण और विकास के साथ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से जुड़े लाखों लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान, ये हम सबकी प्राथमिकता है। प्रशासन ने पुख्ता योजना बनाई है। कुछ ऐसे भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो समय समय के साथ पिछड़ गए, विलुप्त हो गए। ऐसी कलाओं को फिर से जिंदा कैसे किया जाए, इसका भी प्रयास एक योजनाबद्ध ढंग से प्रशासन करेगा, ताकि उनकी बाजार में मांग बढ़ सके। कोरोना महामारी के बावजूद पिछले साल जम्मू कश्मीर ने 1400 करोड़ रुपए का निर्यात मैंने एक्सपोर्ट किया था, जिसमें एक बड़ा हिस्सा हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री का था। हमारी पूरी कोशिश है कि ऐसे संसाधन जुटाए जाएं जिससे इस सेक्टर के निर्यात को आने वाले 3 सालों में दोगुना हम निश्चित रूप से कर सकें। इसका पूरी ईमानदारी से हम सब प्रयास कर रहे हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना शुरू की और उसके माध्यम से स्थानीय कौशल, कलाओं के संवर्धन तथा ऐसे जनपदों को आर्थिक रूप से जो पिछड़ गए थे, उन्हें समावेशी विकास का एक इंजन बनाने का प्रयास उस योजना के अंतर्गत शुरू किया है। मुझे याद है, मैं देश की संसद में था, उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री होते थे। हैंडीक्राफ्ट से जुड़े कामगारों को अस्थायी मार्केटिंग आउटलेट प्रदान करने के लिए 22 राज्यों में 41 अर्बन हाट बनाने का निर्णय उस समय हुआ था। उस समय 1994 में जो दिल्ली में हाट बना, दिल्ली हाट, वो काफी प्रसिद्ध हो चुका और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े व्यापारी प्रतिदिन लाखों का कारोबार उस दिल्ली हाट में कर रहे हैं। कश्मीर हाट 2014 की बाढ़ में बह गया था, अब वो भी आज से 2 महीना पहले प्रारंभ हो गया है और मैं समझता हूं कि श्रीनगर में चहल पहल का एक नया केंद्र वो बना है। अटल जी अर्बन हाट की योजना के बारे में मजाक में एक बात उन्होंने कही कि ये केवल सामान और माल बनाने और बेचने का मामला नहीं है। शादी विवाह में या किसी पवित्र त्योहार में जब हम हैंडीक्राफ्ट के सामान खरीदते हैं तो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हस्तशिल्पी अपना प्यार और अपनी भावनाएं उसमें डालता है और इसलिए इसका मूल्य जो है बाजार में बनाई हुई अन्य मशीनी वस्तुओं से बिल्कुल अलग है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात उन्होंने उस समय कही थी। एक छोटी सी घटना कहानी मुझे याद है। पुराने जमाने में दिल्ली में एक हस्तकला का कारीगर रहता था। वहाँ का जो राजा था, जो सम्राट थे, वो रात को निकलते थे देखने के लिए कि हालचाल कैसा है, शासन कैसा चल रहा है, और भेष बदल करके वो जाते थे। राजा हर रात को जब उधर से गुजरते थे तो वो कारीगर बरामदे में बैठा रहता था और पूरा नगर सोता था, वो कारीगर जगा रहता था और सामान उसके पास 2-4 थे, आंखें बराबर खुली रहती थी। सम्राट के मन में बड़ी उत्सुकता बढ़ी। पूरी रात किसी भी समय सम्राट जाता और जब भी उधर से गुजरता तो उस कारीगर को देखता कि इसकी आंखें खुली हुई हैं और ये जागा हुआ है। कभी टहलता, कभी बैठता, लेकिन वो कारीगर सोता कभी नहीं था। आखिर राजा से रहा नहीं गया और एक दिन उन्होंने कहा कि भाई मेरे मन में बड़ी उत्सुकता है, मुझे कोई हक नहीं है पूछने का
लेकिन उत्सुकता इतनी गहरी और प्रचंड हो गई है कि अब पूछे बिना नहीं रहा जा रहा है। ये बताओ कि किस लिए तुम रात भर जागते रहते हो? उस आदमी ने कहा कि मेरे पास जो संपदा है, जो धन धान्य है, उसकी सुरक्षा के लिए मैं रात भर जगता हूं। सम्राट बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि भाई संपदा तो दिखाई नहीं पड़ती है, दो चार लकड़ी की नक्काशी पड़ी हुई है तुम्हारे यहाँ, दो चार औजार पड़े हुए हैं, इसको तुम संपदा कहते हो? दिमाग तो तुम्हारा ठीक है, इनको भला कौन चुरा करके ले जाएगा? उस कारीगर ने कहा कि भाई जिस संपदा की बात मैं कर रहा हूं वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अब सम्राट से नहीं रहा गया और उन्होंने अपना असली परिचय दिया कि मैं यहाँ का राजा हूं। संपदा धन धान्य मेरे पास धन से भरा, मैंने घर भरा है, लेकिन मैं भी चैन से सोता हूं। उस कलाकार ने जो जवाब दिया, मैं समझता हूं कि वो शिल्पियों के लिए एक अनमोल दर्शन है और ध्यान देने वाली बात है। उसने कहा कि राजा साहब, आपके पास जो संपदा है उसमें आप मजे से सो सकते हैं, क्योंकि ये संपदा हीरे जवाहरात, ये खो भी जाए तो कुछ नहीं खोएगा, लेकिन मेरे पास जो है अगर वो खो गया तो सब कुछ खो जाएगा। पता नहीं फिर उस रचना के लिए, उस क्रिएशन के लिए कितने साल लग जाएंगे, कितने जन्म लग जाएंगे, क्योंकि वह तो रोज उतरती है और रोज उसे पकड़ना पड़ता है। मित्रों, हस्तकला का कलाकार उस जतन की बात कर रहा है जिसके लिए कभी संत कबीर ने कहा था कि कहाँ के ताना कहे कि भरनी, कौन तार से बनी चदरिया। मैं समझता हूं कि उसकी बात वो कर रहा था। मैं मानता हूं कि ग्राम उद्योग से जुड़े हमारे कलाकारों की, माताओं बहनों की चेतना की तुलना किसी अन्य उद्योग से नहीं की जा सकती। वो एक अलग स्तर पर काम करते हैं। ये रोजगार के अलावा रीति रिवाज, लोकाचार को भी सहेजने के शक्तिशाली माध्यम हैं। और जो बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जिनके निर्देशन में थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल के मार्केटिंग मंत्र के साथ मुझे लगता है कि पिछले 6-7 सालों में इस देश ने काफी तरक्की की है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जम्मू क्षेत्र में एसएमई उद्योगों में वह क्षमता है जिसके जरिए कम पूंजी की लागत पर अधिक अवसर रोजगार के पैदा किए जा सकते हैं। 1862 का जम्मू का जो गजेटियर जिसने पढ़ा होगा, मैं आग्रह करूंगा कि जिसने नहीं पढ़ा है वो जरूर एक बार पढ़े। उन दिनों सालाना सिर्फ पंजाब को 6,46,000 रुपए का घरेलू उद्योगों से जुड़ा सामान जम्मू से बेचा जाता था। और महाराजा रणवीर सिंह जी हैंडीक्राफ्ट के इस बिजनेस की तरक्की से इतने प्रसन्न हुए कि 1871 में जम्मू में इसका वार्षिक मेला उन्होंने शुरू करा दिया और 20 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी कि 20 नवंबर को ही ये मेला होगा। और उस दौरान जो कस्टम ड्यूटी लगती थी उस पर भी बड़ी छूट महाराजा ने दी थी। मित्रों, उस परंपरा को अब पूरे साल बनाए रखने के लिए जम्मू डिवीजन के सभी 10 जिलों के गांवों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए मैं समझता हूं कि ये 4 कैनाल में बना ये आधुनिक जम्मू हाट विशेष भूमिका निभाएगा। और मैं समझता हूं कि संभाग के हस्तशिल्प, हथकरघा उद्योग, बुनकर, कारीगर और छोटे उद्यमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहुंच इसके माध्यम से बना सकेंगे। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री रंजन ठाकुर और उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ इस पर काम किया और इस इलाके के लोगों की सालों पुरानी मांग को पूरा किया है। कुछ अखबार के मित्रों ने एक खबर छापी थी कि जम्मू हाट कैसे हो सकता है, क्योंकि दिल्ली हाट या कश्मीर हाट तो ये खुले आसमान के नीचे है, ये तो बहुत ऑफिशियल है और कारपोरेट टाइप का है। मित्रों, मुझे लगता है कि उसे समझने की जरूरत है। शायद ये पहली बार ऐसे हाट की परिकल्पना की गई है जिसमें प्रदर्शनी भी लगाई जा सकती है, रिटेल शॉप के लिए जगह दी जा सकती है, फूड कोर्ट बनाई जा का प्राविधान है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, मीटिंग रूम है, स्थानीय कलाओं के प्रदर्शन का भी प्रबंध है और केवल घूमने फिरने के लिए नहीं बल्कि कला, यहाँ की स्थानीय कला और वहाँ के कलाकारों को जानने समझने का भी अवसर यहाँ मिल सकता है। ये नए प्रकार की सोच है। बायर सेलर मीट जैसा मेरे पूर्व कहा गया,
उसके लिए भविष्य में इसकी अपार संभावनाएं हैं। बिजनेस भी बढ़ेगा और प्रभावी तरीके से मुझे लगता है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को इससे बढ़ावा मिलेगा। प्राइमरी फोकस हमारा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट है, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज को ग्लोबल बनाने के लिए अन्य उद्योगों के उत्पादों को फैसिलिटी पहुंचाने का माध्यम भी ये बनेगा। जैसा हमारे अफसरों ने बताया कि ऐसा फ्लोर प्लान बनाया गया है जिसे रोटेशन से सभी को जगह दी जाएगी, और आप समझ लीजिए कि जम्मू संभाग के सभी उत्पादों से जुड़ी पूरी प्रोसेस चेन या वैल्यू चेन पर ध्यान देने के अलावा उत्पादकों और ग्राहकों के बीच सीधा एवं सुगम संपर्क बनाने का ये एक सशक्त माध्यम होगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि जम्मू हाट के द्वारा हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, लोकल इंडस्ट्री में जमीनी स्तर पर व्यापक बदलाव आ सकता है, इसकी कोशिश की जाएगी। मैंने पहले अमेरिका के एक शहर का जिक्र किया, कनेक्टिकट। यूं ही नहीं किया था मैंने जिक्र। 1960 में उस शहर में एक कहानी शुरू हुई थी जिसे हम लोग 5 इंडिया के नाम से जानते हैं। आप में से अनेक लोग नाम सुना होगा आपने। 5 इंडिया के जो संस्थापक हैं जॉन विसल, जब भारत सरकार की संस्था सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को गांव में बने प्रोडक्ट के बारे में सलाह देने जब भारत सरकार ने उन्हें बुलाया, तो उन्होंने पहचान लिया था कि असली कला, असली सामान गांव में है। और उन्होंने अमेरिका के उस शहर को छोड़ करके उसी नाम से कंपनी बनाई, और फिर वो हिंदुस्तान छोड़कर नहीं गए। आज बेहतरीन पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के द्वारा उनका सालाना कारोबार जो 5 इंडिया का है वो 1508 करोड़ रुपए पहुंच गया है। और अब यह सिर्फ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम तक सीमित नहीं है, बल्कि अनेकों इंडस्ट्री से अब ये जुड़ चुकी है। सफलता की दूसरी सबसे बड़ी कहानी मुझे लगता है कि इधर हाल के वर्षों में हमारे खादी ग्रामोद्योग ने लिखी है। एक समय था, आप में से अनेक लोग जानते हैं, जो खादी भंडार हमें दिखाई पड़ते थे, सामान्य रूप से घाटे में चलते थे। अनेक खादी की जो संस्थाएं थी, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, जिस उद्देश्य से बापू ने उस आंदोलन को चलाया था वो अपने मूल उद्देश्य से भटक गया था कुछ लोगों के काम। लेकिन 2014 में जब श्रीमान नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने आह्वान किया देश के लोगों का, खुद भी गए वो खादी का कपड़ा खरीदने और देश के लोगों का आह्वान किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2020-21 में 95,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर अभी खादी ग्रामोद्योग का हुआ है, जो अब तक का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन है। इन दोनों सफल उदाहरणों के पीछे ब्रांडिंग, मार्केटिंग, लोकल उद्यमों को बढ़ावा और विमेन एंटरप्रेन्योर्स की ताकत, मैं समझता हूं कि इसको पहचानने में इन दोनों संस्थाओं ने बड़ी अच्छी पहल की है। पुरानी अर्थव्यवस्था में जो लोग सामान स्टॉक करके रखते थे, माना जाता था कि यही ग्रोथ का पैमाना है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, इसमें स्टॉक जितना फ्लो कर रहा है, मैं समझता हूं कि उससे ग्रोथ नापा जाता है। और मुझे उम्मीद है कि जम्मू हाट विल सी फ्लो ऑफ ब्रॉडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू मेक अनदर लीप फॉरवर्ड इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मित्रों, आज जम्मू कश्मीर में 4 लाख महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। इस साल एक लक्ष्य प्रशासन ने रखा है कि 11,000 और सेल्फ हेल्प ग्रुप हम बनाएंगे, और उनके बिजनेस को स्केल अप करने के लिए पिछले वर्ष में, इस वित्तीय वर्ष में 910 करोड़ रुपए प्रशासन ने दिए हैं। 9 सितंबर को मैं दिल्ली था, जब इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि उधमपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट जो बन रही है उसका अधिकांश हिस्सा, मैं कहूं कि वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आरक्षित कर दिया गया है, तो शायद हैदराबाद के बाद जम्मू कश्मीर अकेला संघराज्य क्षेत्र है जहां महिलाओं के लिए भी इंडस्ट्रियल एस्टेट का प्राविधान किया गया है। इसी तरह जम्मू हाट में भी एसएमई उद्यम से जुड़ी विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक विशेष फ्लोर ही दिया गया है। वो हब का काम करेगा, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा और इस पूरे क्षेत्र में सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अनेक कार्यक्रम पिछले दिनों हम लोगों ने शुरू किए हैं। हौसला, हिमायत, मुमकिन, परवाज, उम्मीद, तेजस्विनी, संकल्प
साथ राइज टुगेदर, इतने कार्यक्रम पिछले 10 महीनों में शुरू हुए हैं जिनसे मैं उम्मीद करता हूं कि रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने जा रहे हैं। जितनी पंचायतें हैं उनमें यूथ क्लब की स्थापना करने में हम सफल हुए हैं और वो यूथ क्लब एक तो प्रशासन और सामान्य आदमी के बीच जहां ब्रिज का काम करेंगे, वहीं कला, खेल, संस्कृति और स्वरोजगार की दिशा में भी प्रभावी भूमिका अदा करने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के निर्देशन में जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम घोषित हुई, जिसमें 28,400 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया गया है, मैं समझता हूं कि यहाँ का आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य इसके कारण बदलने वाला है। जब स्कीम आई थी, सामान्य रूप से जब हम सब बैठ करके चर्चा करते थे तो खुद उम्मीद लगाते थे हम कि 25,000-30,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज की तारीख में 25,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को आ गए हैं और वो प्रस्ताव है जिसमें इन लोगों ने पैसा जमा किया है, अपनी डीपीआर जमा की है। एक प्राइवेट लैंड पर भी इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने की पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है। जिनको ज्यादा जमीन चाहिए, बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं। कुछ लोग मिले हैं व्यक्तिगत रूप से हमसे, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से या इंडस्ट्री सेक्रेटरी साहब से, उनकी जानकारी मोटा मोटी है कि फला मिले थे, लेकिन ऐसे कितने लोग जमीन देख रहे हैं, उससे कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, मुझे लगता है कि इससे हम लोग वाकिफ नहीं हैं। और आज मैं बहुत जिम्मेदारी से बात आपके बीच कहना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आने वाले 1.5-2 वर्षों के अंदर न्यूनतम माने कम से कम 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 12 जनवरी को जितेंद्र सिंह जी आए थे, एक योजना यहां शुरू की गई थी बांस से जुड़े कारीगरों के लिए, उनके विकास के लिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन और जिस मंत्रालय के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, उनके साथ एक MOU साइन हुआ था और जो स्थानीय कारीगर या उद्यमी प्रगति की नई ऊंचाई छुएं और देसी उत्पाद को वैश्विक बाजार में ले जा सकें या राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकें, इसकी एक नई कोशिश प्रारंभ हुई है। मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर में अभी जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 1,000 परिवार बांस के हस्तशिल्प से जुड़े हैं। अब इनकी संख्या 10,000 कैसे होगी? मैं समझता हूं कि बैम्बू मिशन इसमें बड़ी सहायता करने वाला है। एक और महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में 20,000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए पिछले वर्ष फाइनेंशियल असिस्टेंस हम लोगों ने मुहैया कराई थी। जब बैक टू विलेज का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें से बहुत सारे युवा हस्तशिल्प का ही काम कर रहे हैं, हथकरघे लगाए और केवल अपना नहीं बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दिए। ये बात मैं बताना जरूरी समझता हूं कि इस साल हमने लक्ष्य रखा है 50,000, कम से कम 50,000 युवाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करेंगे। और इस सभागार में मैं कहना चाहता हूं कि अगर 1 लाख लोग भी आएंगे, जम्मू रीजन से केवल अगर 1 लाख लोग आएंगे, तो पैसे की कोई कमी जम्मू कश्मीर प्रशासन के पास नहीं है, सबको आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी। और विशेष रूप से अगर हमारी बहनें, हमारी बच्चियां आएंगी, तो मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि कोई भी निराश होकर के नहीं लौटेगा। उसको जो भी आर्थिक सहायता चाहिए वो जम्मू कश्मीर प्रशासन निश्चित रूप से उपलब्ध कराएगा। अभी इकोनॉमिक सेंसस का जिक्र करने के लिए मैंने कहा था कि यहाँ कारीगरों के सामने आर्थिक समस्या है और इसलिए हमने ये निर्णय किया है, जो जिसका जिक्र मैंने किया है, हर स्तर पर आपकी मदद की जाएगी। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूं। अगले महीने 2 अक्टूबर को बापू की जन्म जयंती हम सब मनाने वाले हैं। चलते चलते ये कहना जरूरी होगा कि बापू ने हस्तशिल्प से जुड़े कुटीर उद्योगों को निर्धनता और बेरोजगारी के निदान का सबसे अचूक हथियार बताया था। मुझे लगता है कि 2 अक्टूबर को जब हम सब गांधी जयंती मनावें तो उस दिशा में ये कदम हमारा बढ़ा है और इसलिए वो बार बार कहते थे कि एक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की स्थापना होती है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को पूरा करने में सबसे बड़ी सहायता करती है। जम्मू हाट के शुरू हो जाने से मुझे उम्मीद है कि संभाग के हथकरघा
हस्तशिल्प उद्यम तथा छोटे उद्योगों से जुड़े सभी लोग आने वाले दिनों में प्रगति करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना है। इसी कामना के साथ आप सबको मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जिन साथियों ने मेहनत करके, क्योंकि जो 10 साल में चीज पूरी नहीं उसे जल्दी से जल्दी पूरा करना, और वो भी देश में यहाँ तो और ज्यादा है, उनको हर चीज का इल्म है, कुछ दिन में भी स्वप्न देखने वाले लोग, तो मुझे लगता है कि एक कठिन काम है जिसको इन लोगों ने पूरा किया है। और एक अंतिम बात मुझे कहना आवश्यक है कि एक सामान्य रूप से यहाँ एक चर्चा हो रही है कि दरबार मूव समाप्त हो गया, इससे जम्मू की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। मुझे लगता है इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछले साल मैं 7 अगस्त को आया था, और जब दरबार मूव शुरू हुआ श्रीनगर से, तो 200 ट्रक में फाइलें श्रीनगर से रवाना हुई थी मेरी आंख के सामने, और जम्मू आने में कितने दिन लगे थे इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। जिस काम के लिए फाइल मांगी जाती थी वो फाइल गायब हो जाती थी। एक बड़ा भारी रैकेट था जो इसको बनाए रखने में रुचि रखता था। अब ई ऑफिस पूरी तरह से कर दिया गया है, और मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन हर कुछ करेगा, लेकिन कुछ लोगों के विम्स पर काम करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। सामान्य आदमी के लिए, सामान्य व्यापारी के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा, मैं समझता हूं हर वो कदम प्रशासन उठाने के लिए तैयार है। लेकिन जिन लोगों ने ये समझा है कि वो जैसे चाहेंगे वैसे जम्मू कश्मीर चलेगा, मुझे लगता है कि उनकी गलतफहमी है। और वो राज खत्म हो गया जब केवल भ्रष्टाचार के सहारे कुछ लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में दिक्कत पैदा करते थे, पूरी पारदर्शी तरीके से। और मैं कहना चाहता हूं, और इस सभागार में बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि सरकार का एक पैसा मनोज सिन्हा के लिए गोमांस के बराबर है। यहाँ का एक एक पैसा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रयोग होगा। जो लोग यहाँ के जनता के पैसे के साथ अमीर बने हैं, मैं समझता हूँ वो दिन अब समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।